तो बच्चों अब समझते हैं हम सम टर्म्स रिलेटेड टू वेव। वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स, जैसे आप इस चैप्टर में एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, आप इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, आप इस चैप्टर में वेव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आप टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली हम इन चारों चीज़ों को, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी, ये 5 जो टर्म्स हैं मेनली वेव से रिलेटेड, इनको समझना जरूरी है। अगर हमने इनको नहीं समझा और आगे बढ़ जाएंगे तो आप फिर जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे वहां पर आप समझ नहीं पाएंगे कि एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है। आपको भले ही मालूम है लेकिन आप वहां पर कंपेयर रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए पहले टर्म को जानते हैं, वेव के पहले टर्म को, जिसका नाम है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपने सुना होगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो, ये कोई वेव है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ टाइम, ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड होता है, ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड होता है। अब आपको ध्यान से समझना है कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड, ये पार्टिकल है। जब कोई वेव आती है तो वेव ऐसे आएगी तो पार्टिकल की ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन का मतलब उसकी जो इनिशियल पोजीशन है। पार्टिकल वाइब्रेट करता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो अपनी जीरो पोजीशन जहां पर पार्टिकल पहले था, जैसे पार्टिकल ऐसे था अपनी जगह पर, तो मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया मीन पोजीशन से, डिस्प्लेस, अपनी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो अपनी जगह से पार्टिकल कितना खसका, जब उसमें कोई एनर्जी लगी तो पार्टिकल अपनी जगह से कितना खसका। तो ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से यहाँ चला गया, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ये है इसकी मीन पोजीशन पार्टिकल की, ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल क्या करता है, इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाता है। जैसे कि ऐसे वेव आई, वेव ने इसको एनर्जी दी तो पार्टिकल ऊपर जाता है, फिर अपनी जगह पर वापस आ गया। ध्यान दीजिए, फिर अपनी जगह पर, पहले ऊपर गया, फिर अपनी जगह पर आया, फिर नीचे की तरफ गया और फिर अपनी जगह पे आया। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस। इसकी 2 डेफिनेशन आपको बताऊंगा। पहली डेफिनेशन, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। वाइब्रेटिंग पार्टिकल, वाइब्रेट जो हो रहा है ऊपर नीचे, of vibrating particle about their main position। about their main position का मतलब क्योंकि वापस अपनी पोजीशन में ही आता है, वापस अपनी इलास्टिसिटी की वजह से। मेन पोजीशन on either side, जैसे कि ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल है, हमने वेव ऐसे इसको एनर्जी मिली तो ये अपनी जगह से जब वाइब्रेट हुआ तो मैक्सिमम कितने ऊपर गया और फिर उसके बाद मैक्सिमम कितना नीचे गया, तो उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। इस टर्म को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। तो ये डेफिनेशन, अपनी जगह से कितना ऊपर गया, ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड, और अपनी जगह से कितना नीचे गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड। ये इसकी एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन इसकी मेनली, ये डेफिनेशन और एक डेफिनेशन और। ये डेफिनेशन सेकंड वाली थोड़ी इजी होगी। सेकंड वाली डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन मेन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, अब इस डेफिनेशन को भी ध्यान से देखना है। द डिस्टेंस बिटवीन मेन पोजीशन मैंने बताया था अभी, इनिशियल पोजीशन, ये मेन पोजीशन
मेन द डिस्टेंस बिटवीन द मेन पोजीशन एंड द एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब मेन पोजीशन जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल की मेन पोजीशन थी और एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ तक सबसे ऊपर गया वो एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉइंट है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन से बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, एम्पलीट्यूड होता है वेव का। अब ध्यान दीजिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपसे पूछूंगा जरूर। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड 3 मीटर है, 3 मीटर का मतलब कि पार्टिकल अपनी पोजीशन से कितना ऊपर गया, 3 मीटर, और अपनी पोजीशन से कितना नीचे गया, 3 मीटर। तो अब आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कितना है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कितना है, तो यहां पर याद रहे ये एक वेव है, यहां से यहां तक पूरी कंप्लीट एक वेव, यहां तक एक ये पूरी एक वेव होती है। एक वेव तब बनती है जब पहले ऊपर गया, फिर अपनी जगह पे आया, फिर नीचे गया, फिर अपनी जगह पे आया, तो तब एक टू एंड फ्रो मूवमेंट, जैसे पेंडुलम में, पेंडुलम पहले उधर जाएगा, फिर वापस, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, तब एक वेव बनेगी। तो पहले पार्टिकल ऊपर गया, फिर अपनी पहले पार्टिकल यहाँ पे था, ऊपर गया, फिर अपनी जगह पे आया, फिर नीचे गया, फिर अपनी जगह पे आया, तो एक वेव बनाई इसने। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होगी, इस पूरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा। 3 मीटर मैंने बोला है, ऊपर जा रहा है, 3 मीटर नीचे, तो क्या a+a कर देंगे, नहीं, इसका एम्पलीट्यूड केवल 3 मीटर होगा। और एक बात और याद रखनी है कि एक वेव में, मतलब एक बार वाइब्रेट होने में पार्टिकल जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा एक वेव के लिए। अगर यहाँ 5 मीटर ऊपर जाता तो 5 मीटर नीचे जाता। हाँ, आगे चल के पार्टिकल वाइब्रेट कम करेगा, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, इसका एम्पलीट्यूड घट सकता है, घटेगा, लेकिन एक सिंगल वेव के लिए हमेशा एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। सेम का मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये आपको याद रखना है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि पार्टिकल अपनी जगह से वाइब्रेट करने के बाद कितना ऊपर या कितना नीचे गया, ये होता है एम्पलीट्यूड। इतना याद रखना है कि अपनी जगह से पार्टिकल कितना ऊपर गया और अपनी जगह से पार्टिकल कितना नीचे गया। वाइब्रेशन, जब वाइब्रेट होगा पार्टिकल ऊपर नीचे आएगा। एम्पलीट्यूड का सिंबल 2 या ए, ये दोनों इसके सिंबल है, सिंबल ऑफ एम्पलीट्यूड है। और उसके बाद इसकी यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस मेजर हो रहा है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव अगर आपको पूछे तो क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑफ, एम्पलीट्यूड द डिस्टेंस बिटवीन द मेन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। जब ये वाइब्रेशन करेगा तभी तो इसके ऊपर जाएगा। अगर ये बिल्कुल, जैसे कि अभी इसके अंदर के ये जो व्हाइट बोल, इसके अंदर के जो पार्टिकल हैं अभी वाइब्रेशन में नहीं आए, मार दिया वाइब्रेशन में आ गए, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसके पार्टिकल ऊपर या नीचे ट्रैवल कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। तो एम्पलीट्यूड वो होता है कितना डिस्प्लेस किया, एक बार में पार्टिकल कितना ऊपर गया और उसके बाद पार्टिकल कितना नीचे गया, ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब अगला हम जो टर्म समझेंगे वो समझेंगे टाइम पीरियड ऑफ वेव। टाइम पीरियड क्या होती है वेव की, उसको जानते हैं। ये टर्म्स जानने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आगे ये सब टर्म्स आपको वहाँ पर कहीं पर रिलेशन आएगा, कहीं पर कुछ आएगा, तो वहाँ पर आपको समझ होनी चाहिए कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो अगला टर्म जो है वो आपके सामने है, इस टर्म का नाम है टाइम पीरियड ऑफ वेव। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ वेव क्या होता है। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन to complete one vibration by a vibrating particle मतलब कि ध्यान दीजिए, टाइम पीरियड ऑफ वेव द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल कितने समय में, कितने टाइम में एक वाइब्रेशन कर रहा है। मतलब पार्टिकल अगर यहाँ पर था तो कितने समय में एक वाइब्रेशन करेगा। एक वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। वन वाइब्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे,
एक वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? एक वाइब्रेशन का मतलब कि पहले अपनी पोजीशन से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, उसके बाद अपनी पोजीशन में मेन पोजीशन में आने के बाद फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। मतलब कि एक बार जब ऊपर गया वापस आया, फिर नीचे गया, फिर वापस आया, तो वो कितनी टाइम में पार्टिकल कितने समय में एक बार वाइब्रेट कर रहा है, एक बार वाइब्रेट कर रहा है, एक बार वाइब्रेट कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, एक बार वाइब्रेट करेगा, एक बार पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। ध्यान दीजिए, ये इसकी मेन पोजीशन थी, डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम। ये समझना बहुत जरूरी है आपको। ये इसकी मेन पोजीशन थी, पार्टिकल की मेन पोजीशन थी। तो पार्टिकल की मेन पोजीशन ये है, तो एक बार ऊपर जाएगा, फिर अपनी पोजीशन में आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर अपनी पोजीशन में आएगा। आप ध्यान दीजिए कि जब पार्टिकल एक बार वाइब्रेट कर रहा है तो कितनी वेव बनी? एक बार वाइब्रेट करेगा तो कितनी वेव बनी? आप आंसर सोचिए। एक बार वाइब्रेट किया, अपनी जगह से ऊपर गया, फिर अपनी जगह पे आया, ऊपर गया, अपनी जगह पे आया, नीचे गया, अपनी जगह पे आया, तो ये एक वेव बनेगी, एक वेव बनेगी। ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। कि वाइब्रेटिंग पार्टिकल कितनी देर में एक बार अपना वाइब्रेशन कंप्लीट करे, एक बार वाइब्रेट करे, एक बार वाइब्रेट करे, और कितना समय ले रहा है उसको, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो अब ध्यान दीजिए, पार्टिकल अपनी जगह से ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर वापस आएगा, तब एक वाइब्रेशन होगा। तो वेव फॉर्म की बात करें तो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन में था, मेन से ऊपर गया, फिर अपनी जगह पे आया, फिर नीचे गया, फिर अपनी जगह पे आया। तो ध्यान से देखिए कि पार्टिकल जब एक बार वाइब्रेट करता है, कोई भी पार्टिकल एक बार वाइब्रेट करेगा तो कितनी वेव बनाता है? एक वेव बनाता है। हमेशा याद रखना है कि एक वाइब्रेशन होगा तो एक वेव बनेगी। यहाँ पर साफ साफ हमने प्रूव भी करके आपको दिखा दिया कि ऐसे एक बार वाइब्रेट करेगा, एक बार वाइब्रेट किया तो एक वेव बनी। तो ये डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि पार्टिकल वाइब्रेशन पार्टिकल करते हैं और पार्टिकल ही वेव बनाएंगे। तो पार्टिकल एक वेव बनाने में कितना समय लगा रहे हैं? बनाने में कितना समय लेगा? मतलब हमेशा याद रखना है कि टाइम पीरियड का अगर ये एक वेव बनाने में कितना समय लगा, तो देखिए एक वेव बनाने में इसको 5 सेकंड लगा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 5 सेकंड एक वेव बनाने में। और हमेशा एक बात याद रखनी है कि एक वाइब्रेशन का मतलब इक्वल टू वन वेव होता है। एक वेव मतलब अगर पार्टिकल एक बार वाइब्रेट करेगा तो एक वेव बनाएगा। याद रखना है आपको, एक बार वाइब्रेट करेगा एक वेव बनाएगा। तो ये था टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। जाए वापस आए, फिर नीचे, फिर वापस, टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन, या टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन वेव। एक वाइब्रेशन का मतलब एक वेव बनाना है। कोई भी पार्टिकल एक बार वाइब्रेट करता है तो वहां पर एक वेव बन जाती है, एक वेव बन जाती है। तो टाइम पीरियड के आप इसके सिंबल की बात करें, अगर टाइम पीरियड के सिंबल की बात करें, टाइम पीरियड का सिंबल इसका होता है सिंपल, कैपिटल टी। और एसआई यूनिट की बात करें तो टाइम पीरियड है, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट भी सेकंड होती है। टाइम पीरियड ऑफ अ वेव क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन। कितनी देर में वो एक बार वाइब्रेट कर रहा है, कितना समय ले रहा है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, तो वो होता है टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। या ये कहें कि द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू फॉर्म वन वेव। क्योंकि एक वाइब्रेशन जब होता है तो पार्टिकल के द्वारा, तो एक वेव पार्टिकल बनाता है। तो ये था टाइम पीरियड ऑफ वेव। अब अगला जो टर्म समझने जा रहे हैं वो है फ्रीक्वेंसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिसको आप हमेशा सुनते आए हैं। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म को,
जिसको आप हमेशा सुनते आए हैं, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बात करने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी क्या होती है किसी वेव की? तो कुछ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में कितनी बार वेव बनी, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। मतलब एक सेकंड हुआ तो कितनी बार कितनी बार पार्टिकल ऊपर नीचे गया, ऐसे ऐसे। तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कि मतलब एक सेकंड अगर हुआ टाइम, उसमें कितनी वेव बन गई, कितनी वेव बनी, 5, 10, 20, 25, 50, 1000, तो कितनी वेव बनी, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। अगला, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट किया, एक सेकंड में पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट किया, कितनी बार वाइब्रेट किया पार्टिकल। नंबर ऑफ टू एंड फ्रो पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार टू एंड फ्रो मूवमेंट हुआ पार्टिकल का। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, ये पेंडुलम के केस में आएगा। इसमें भी आ सकता है कि ऑसिलेट, पार्टिकल अपनी जगह से कितनी बार ऑसिलेट किया। तो सबको ध्यान से समझते हैं ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। एक बार में या एक सेकंड में कितनी वेव बनी, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि ये है, दो डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। यहां पे कितनी वेव बनी है, ये ए था, ये बी था। अब ध्यान से देखिए, पहले केस में नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव बन रही है, एक वेव, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। और दूसरी वाले में देखिए कितनी वेव बन रही है, 2 वेव, यहां से एक, फिर दूसरी वेव, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। तो ये होता है नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव बनेगी। और दूसरी डेफिनेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। आप ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, एक बार में पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट किया, ऊपर नीचे कितनी बार गया, एक सेकंड में पार्टिकल एक सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे गया, इसकी बात करते हैं। अगर पार्टिकल ये था, पार्टिकल ये है, तो एक बार ऊपर जाएगा, अपनी पोजीशन से वाइब्रेट होगा, ऊपर जाएगा, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन में आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन में आएगा। ऐसा करता है पार्टिकल। और ये वेव कैसी बनाएगा, ऐसी वेव बनाएगा। ध्यान दीजिए, वेव कैसी बनाएगा, अपनी जगह से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद नीचे गया, फिर अपनी जगह पे आया, नीचे गया और फिर अपनी जगह पे आया। तो ध्यान से देखिए कि जब पार्टिकल एक बार वाइब्रेट कर रहा है, एक बार वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल का, तो कितनी वेव बन रही है, एक वेव बन रही है। तो अगर क्लियर हो गया कि अगर पार्टिकल 50 बार वाइब्रेट करेगा तो 50 वेव बनेगी, अगर पार्टिकल एक सेकंड में 100 बार वाइब्रेट करेगा तो 100 वेव बनेगी। तो दोनों डेफिनेशन एक जैसी हैं, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड बोले या नंबर ऑफ वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन का मतलब एक वेव होता है, एक वाइब्रेशन का मतलब एक वेव होता है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। एक बार में कितनी बार ऊपर नीचे, कितनी बार पार्टिकल ऊपर नीचे गया, कितनी बार वाइब्रेट किया, जितनी बार वाइब्रेट करेगा उतनी वेव बनाएगा। इसको मैंने प्रूव करके बता दिया आपको उतनी वेव बनाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, किसी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी अगर 50 है, मतलब किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी अगर 50 है, इसका मतलब बॉडी 50 बार वाइब्रेट हो रही है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब। एक बार वाइब्रेशन होगा तो एक वेव बनती है। तो नंबर ऑफ वेव पर सेकंड बोले या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड बोले, एक ही बात है। अब नंबर ऑफ टू एंड फ्रो और ऑसिलेशन को समझते हैं। अब पेंडुलम का केस ले लेते हैं। पेंडुलम के केस में आप समझ जाएंगे। कहते ये पेंडुलम है, इसका बॉब है। अब पहले केस में पेंडुलम किस तरफ जाएगा, टू एंड फ्रो पर सेकंड आया है, वापस इस तरफ आएगा, फिर कहाँ जाएगा, फ्रो, फिर कहाँ आएगा, वापस। अब देखिए पेंडुलम भी कैसी वेव बनाएगा। पहले केस में पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, कहाँ तक गया सबसे ऊपर, तो पहले केस में ऐसे, वापस अपनी जगह पे आया यहाँ पे, अब फिर ऐसे। तो पेंडुलम भी अगर एक टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है,
एक बार टू जा रहा है फिर फ्रो अपनी जगह पे आ रहा है, तो कितनी वेव बन रही है, एक वेव। और वैसे ही अगर पेंडुलम एक बार वाइब्रेट कर रहा है, एक बार ऑसिलेट कर रहा है, इधर गया वापस आया, फिर इधर गया फिर वापस आया, अगर एक ऑसिलेशन हो रहा है तो भी कितनी वेव बनेंगी, एक वेव। तो अगर पेंडुलम एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन करता है, इसका मतलब कितनी वेव बनेंगी, 50 वेव। तो ये थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, कितने एक सेकंड में कितनी बार, कितनी एक सेकंड में कितनी वेव बनी। तो नंबर ऑफ वेव पर सेकंड बोलिए या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड बोलिए, ये एक बार अगर पार्टिकल वाइब्रेट होता है तो एक ही वेव बनाता है। या नंबर ऑफ टू एंड फ्रो बोलिए, एक टू एंड फ्रो में एक ही वेव बनती है। वैसे ही एक ऑसिलेशन में एक वेव बनती है, प्रूव करके आपको बता दिया है। तो ये होती है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ टू एंड फ्रो मूवमेंट पर सेकंड। ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी बार एक सेकंड में कितनी बार पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, जितनी बार वाइब्रेट करता है उतनी वेव बनाता है। तो फ्रीक्वेंसी के सिंबल को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी का सिंबल आपका सिंपल स्मॉल एफ होता है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल। इसको अगर चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं ताकि याद रहे आपको। बिल्कुल नोट्स बनाते हुए साथ में चलिए। सिंबल, इसका सिंबल की बात करें तो एफ इसका सिंबल है, एफ। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू टाइम पीरियड एज, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन रिलेटेड टू टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड से रिलेटेड रहता है। टाइम पीरियड कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकेंड, ध्यान दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी सेकेंड इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी की ऐसा ही यूनिट हो गई सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान दीजिए, इसको हर्ट्ज कहते हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट को बोलते हैं हर्ट्ज, और इसका हर्ट्ज का सिंबल होता है एच और जेड। ये फ्रीक्वेंसी यूनिट है हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है स्मॉल है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, एक बार में कितनी बार वाइब्रेट करेगा, जितनी बार वाइब्रेट उतनी वेव बनाएगा। ये थी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। जैसे कि लड़का और लड़की में क्या अंतर होता है, ध्यान से देखिए। जब लड़का बोलता है तो भारी आवाज़ करती है, भारी का मतलब कि तेज नहीं, लाउडनेस दोनों की बराबर होगी। लड़का भी जितना दूर तक आवाज़ सुनाई देगी, लड़की की भी उतनी सुनाई देगी, लेकिन भारीपन आएगा आवाज़ में। लड़का बोलेगा हेलो, लड़की बोलेगी हेलो। तो देखिए, लड़की की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, लड़की की गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और बॉयज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है। बॉयज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है, मतलब कि लड़की जब बोलती है तो एक बार में पार्टिकल बहुत बार वाइब्रेट करता है, एक बार में पार्टिकल, एक सेकंड में पार्टिकल बहुत बार वाइब्रेट करता है। और लड़के बोलते हैं तो पार्टिकल एक बार में बहुत कम बार वाइब्रेट करता है। इसीलिए आप लड़कों की आवाज़ को आराम से पकड़ सकते हैं, हेलो। तो देखिए यहाँ पर भी वाइब्रेशन सुनाई देगा आपको कि वाइब्रेट हो रहा है। और लड़कियों की आवाज़ में आप नहीं पकड़ पाएंगे, हेलो नहीं पकड़ पाएंगे, और लड़कों में हेलो पकड़ पा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऐसे पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, गैपिंग हमको दिख रही है, हाथ में करके देखिए। और लड़कियों में गैपिंग नहीं दिखेगी, बहुत तेज, आप पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हेलो पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये होता है कि लड़कियों की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और बॉयज़ की फ्रीक्वेंसी कम है, जबकि दोनों लाउडनेस दोनों की बराबर है, दोनों बराबर लाउडनेस से होंगे। लाउडनेस दोनों की मतलब कि आवाज़ जो होगी वो दोनों की बराबर होगी, उनमें आवाज़ में तेज़ी जो होगी वो दोनों की बराबर होगी, लाउडनेस बराबर होगी, ये होगी फ्रीक्वेंसी। अब जो हम अगला टर्म पढ़ेंगे वो है वेवलेंथ ऑफ वेव। वेव की वेवलेंथ क्या होती है, अब पढ़ने जा रहे हैं वेवलेंथ। अगर इसको 20 से तोड़ दें तो वेव की लेंथ, मतलब एक वेव की कितनी लेंथ है, इसको अगर तोड़ दें तो एक वेव की लेंथ कितनी है, ये होती है वेवलेंथ। एक वेव की लेंथ कितनी है, मतलब ये वेव है तो इसकी ये लेंथ, इसकी ये लेंथ कितनी है, इसे बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ साउंड, इसे बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ साउंड, या वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव। वेव की लेंथ कितनी है, वेव की दूरी कितनी है, वेवलेंथ।
सिंपल भाषा में वेवलेंथ ही होती है। अगर वेवलेंथ की डेफिनेशन देखें, वेवलेंथ की डेफिनेशन देखें तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव in one time period, एक टाइम पीरियड में कितनी दूर तक जा रही है वेव। अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने कहा था वेव की डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर बोला था डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड। इसको रिलेट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। तो एक वेव की बात हो रही है, एक वेव कितनी देर में बनेगी, कितनी देर में बनेगी, ये होता है वेव टाइम पीरियड कि एक वेव कितनी देर में बनेगी, मतलब कि एक पार्टिकल कितनी देर में अपना एक वाइब्रेशन पूरा करेगा, एक वाइब्रेशन करेगा तभी एक वेव बनाएगा। तो अब वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड। तो वेव उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। एक वेव बन रही है तो एक वेव के ही डिस्टेंस की बात हो रही है कि एक वेव का डिस्टेंस कितना है, कितने समय में, एक टाइम पीरियड में। एक टाइम पीरियड एक वेव कितनी देर में बनेगी। तो वेवलेंथ का मतलब है, वेवलेंथ की दूरी की बात करें अगर, तो वेवलेंथ ये डिस्टेंस होता है। वेवलेंथ की बात करें, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात हुई है, तो ऐसे वेवलेंथ, तो ये दूरी, या इसको और आगे बना दें तो अब ध्यान दीजिए, एक वेव कहाँ से कहाँ तक है, ये दूरी को बोलते हैं वेवलेंथ, या ये दूरी। एक वेव कहाँ से कहाँ तक है, ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर एंड हो गई, ये है वेवलेंथ। इसे कहते हैं वेवलेंथ, इसे कहते हैं वेवलेंथ। वेव की लेंथ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ एंड हो गई, इसे बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ अ वेव। वेव की लेंथ कितनी है, एक वेव की लंबाई, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसे बोलते हैं वेवलेंथ। अब वेवलेंथ के सिंबल की बात करते हैं तो याद रखना है, एक वेव की लेंथ कितनी है उसे कहते हैं वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ की सिंबल की बात करें तो हमेशा याद रखना है लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा। और यूनिट की बात करें, ऐसा ही यूनिट की बात करें तो ध्यान दीजिए, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस की यूनिट हमेशा होती है मीटर, तो वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो ये था आपका वेवलेंथ। अब अगले टर्म की बात करेंगे और लास्ट टर्म की बात करेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू वेव में, उसका नाम होगा वेव वेलोसिटी। वेव की तेजी कितनी है, वेव की स्पीड क्या है, वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड की बात करें। अगला टर्म जो है वो है वेव वेलोसिटी, या स्पीड, वेव स्पीड। वेव की स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड, मतलब एक बार में कि वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक सेकेंड में वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया बाय अ वेव। वेव की वेलोसिटी का मतलब है कि वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया एक सेकेंड में। सिंबल इसका होता है v इक्वल्स टू d/t। तो d की यूनिट मीटर और इसकी यूनिट सेकंड, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, v। तो सिंबल इसका होता है v, डिस्टेंस कवर पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी दूर तक गई वेव, एक सेकंड में उसकी स्पीड क्या है, तो सिंपल स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल टू d/t, तो इसकी ऐसा ही यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। लेकिन ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसकी बात करते हैं, बहुत जरूरी है बात करना। तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ वेव या साउंड के केस में, साउंड के टर्म्स में ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है।
दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स कह रहा हूँ, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स अपॉन, लेकिन किसके टर्म्स में बात हो रही है? साउंड के टर्म्स में बात हो रही है। तो दो चीज़ों पे, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की इलास्टिसिटी कितनी है? अपॉन एक चीज पे दो चीज पे बात करते, वेव वेलोसिटी, वेव की स्पीड हमेशा दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम और डेंसिटी ऑफ मीडियम। साउंड के टर्म्स में, साउंड के केस में डेंसिटी ऑफ मीडियम, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। लेकिन साउंड वेव इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। साउंड वेव की स्पीड, वेव वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेव, साउंड की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, इन दोनों चीज़ पर डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड, वी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, यहाँ लिख दे रहा हूँ, वी ऑफ साउंड। इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में चल रही है साउंड की वेव, उसकी इलास्टिसिटी कितनी है और उसकी डेंसिटी कितनी है। इसका रिलेशन वी इक्वल टू अंडर रूट ई बाई डी होता है, इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। ये साउंड के टर्म्स में है, इसको याद रखना है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, ध्यान दीजिए कि जैसे कोई ये पार्टिकल है, ये भी एक पार्टिकल है, तो याद है कि पार्टिकल अपनी जगह पे वापस आते हैं। तो पहले पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को मारा, पुश किया, जब इसको एनर्जी मिली, इसने पुश किया, तो ये इसकी इलास्टिसिटी क्या है, ये कितनी देर में अपनी जगह पे वापस आएगा, कितने टाइम में। इलास्टिसिटी इसकी सही है कि नहीं है? इलास्टिसिटी इसकी ज़्यादा है या कम है? तो पार्टिकल की इलास्टिसिटी, पार्टिकल में जो खिंचाव आता है, जैसे रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को हम कितना भी खींच लें लेकिन अपनी जगह पे वापस आता है। इसका मतलब कि उसके अंदर के पार्टिकल्स हैं, उनकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। तो उस पर डिपेंड करती है कि जिस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है उसकी इलास्टिसिटी, उसके पार्टिकल्स की इलास्टिसिटी कितनी है। और डेंसिटी ऑफ मीडियम, उस मीडियम में पार्टिकल्स कितने पास हैं, उसकी डेंसिटी क्या है। तो ये 5 टर्म्स जो थे, ये रिलेट आपके जो ये 5 टर्म्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके, जो साउंड वेव में, लाइट वेव में, किसी भी वेव की टर्म्स होते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी था।